ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से हमने संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया है। संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि यहाँ नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद पाया जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहती है। ये संसदीय शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। रूल ऑफ लॉ होगा, विधायी प्रक्रिया होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगा, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली होगी, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक का मतलब लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन होंगे। ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। तीसरा है अमेरिका का संविधान। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा संविधान की प्रस्तावना को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको जो मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसी प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति की तरह महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसी प्रकार प्रस्तावना, जैसा कि मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। चौथा है आयरलैंड का संविधान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। अभी मैंने आपको मूल अधिकारों के संबंध में बताया था, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 में है। और अभी जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। ये इस संदर्भ में मैं यहाँ आपको अवगत कराऊंगा कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। कनाडा का संविधान सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। सशक्त केंद्र की स्थापना किसी भी राष्ट्र के लिए होना अति आवश्यक है। अगर केंद्र सरकार सशक्त नहीं है तो
देश की शासन व्यवस्था चलाना भी संभव नहीं है। इसलिए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होनी चाहिए। संघीय व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है और दोनों से ये अपेक्षा की जाती है कि केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में आवंटित विषयों पर कानून का निर्माण करे। इसलिए भारत के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान भी भारत के संविधान में किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों के अलावा कुछ विषय जो रह जाते हैं उनको अवशिष्ट विषयों में रखा जाता है और इन अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, जैसा कि आपको विदित है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री करता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, इसका तात्पर्य होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकती है, लेकिन ये न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि वह किसी विषय में परामर्श दे या नहीं दे। तो ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। समवर्ती सूची, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो विषय उल्लेखित हैं उन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है, लेकिन अगर इस विषय में उल्लेखित इस विषय में कानून निर्माण को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होता है। तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और उनकी बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जैसा मैंने अभी आपको मूल अधिकारों में बताया था कि भारत के संविधान द्वारा जो अधिकार आपको प्रदत्त किए गए हैं वो आपातकाल की स्थिति में आपसे वापस लिए जा सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है, लेकिन ये विदित रहे कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को आपसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसको स्थगन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 21 में संविधान द्वारा प्रदान की गई है। तो आपातकाल के समय कुछ समय के लिए मूल अधिकारों का स्थगन, ये हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण की है। नेक्स्ट है रूस का संविधान। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय कार्य। मूल कर्तव्य के बारे में मैंने आपको अभी बताया पिछले वीडियो में कि जो मूल संविधान बना था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, सिर्फ मूल अधिकारों का उल्लेख था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने भारत के संविधान में
सॉरी, थोड़ा व्यवधान आ रहा है। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में आप लोगों के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्तव्य आपके लिए निर्धारित किया गया। इसलिए भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के पश्चात आपके लिए मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, जो हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। प्रस्तावना में न्याय का क्या अर्थ है, ये भी हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे यहाँ देश का प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि इंग्लैंड की तरह वंशानुगत राजा होता है। इसलिए हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को भी हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जैसा कि आपको विदित होगा अनुच्छेद 368 में किया गया है। और संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है: साधारण बहुमत से, संसद में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और तीसरा है 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से। तो ये संविधान में संशोधन का तरीका हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जैसा भी मैंने आपको अभी बताया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। और लास्ट है जापान का संविधान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही भारत देश के शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो ये विद्यार्थियों, छात्राओं, ये मैंने आपको भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बताने का प्रयास किया है। हमारे देश में जिस तरह की भी शासन व्यवस्था है उसको हमने किसी न किसी रूप में अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात भारत के संविधान में समाहित किया है। तो ये था भारत के संविधान के स्रोत। धन्यवाद। अगला वीडियो कल।